हाँ जी, चलो भाई, आज की सेकंड क्लास और आपका बहुत बहुत स्वागत है सीए फाइनल एसएफएम की क्लासेस में। बात चल रही थी डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव्स में हमने शायद कुछ पॉइंट्स कर लिए थे जो हमारे काम के थे, और लास्ट में हमने पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन के विषय में, पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन के विषय में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। सारी बातें समझ में आ गई थी। सर रिवीजन एक बार हो जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं रिवीजन की बात नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे काम की बातें करूंगा। आज कोशिश करेंगे कि ब्रेक से पहले पहले तक ऑप्शन प्राइसिंग से पहले सब कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कवर कर दे, खत्म कर दे। ठीक है, स्टार्ट करें जी। चलो भाई, अब मैं कुछ बातें आगे कर रहा हूं, वहां से आगे सब कुछ आपकी कॉपी में, आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो ना भी लिखो तो चल जाएगा। सुनना ध्यान से। ये कौन था सर? इसका नाम था राम। ठीक, ये कौन है सर? इसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। आज कौन सी कंपनी? रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी के शेयर का प्राइस आज कितना है? आज है 500। ठीक है, आज से 500। और हमने कहा आज की डेट कौन सी है सर? आज की डेट है 3 जून 2022। और हम बात कर रहे थे अगस्त के लिए कि अगस्त में ये शेयर हमको कितने का मिल जाएगा। इट मीन्स सर आप बात कर रहे हो कॉल ऑप्शन की। ठीक है, और कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस ₹510। यहां तक ठीक है सर? इसको थोड़ा और चेंज करो ताकि बात समझ में आती है। चलो इसको हटाया और यहां एक्सरसाइज प्राइस मान लो 520। हालांकि जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा है? यूरोपियन। पर अमेरिकन ऑप्शन में क्या होता है सर? अमेरिकन ऑप्शन में आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो। यहां तक ठीक है। अब बताओ, आज अगर मैं देखूं तो ऑप्शन मैच्योर हो रहा है अगस्त में। आज कॉल ऑप्शन है रिलायंस का, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 510। और अभी उसी कंपनी का आज की डेट में, दिस इज करंट मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस अगस्त का नहीं है, वो मार्केट प्राइस यहीं का। ठीक है, तो अगर आज की डेट में बताओ, आज की डेट में मान लो अमेरिकन ऑप्शन होता, तो क्या आज की डेट में हम ऑप्शन एक्सरसाइज कर पाते? यस, दिख रहा है आज ही फायदा दिख रहा है भाई। और कितने रुपए का फायदा दिख रहा है आज सर? 10 रुपए का फायदा दिख रहा है। दिख रहा है ना आपको? 510। आज मार्केट प्राइस कितना है? 520। अगर मुझे आज चांस मिलता तो क्या आज ही मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करके 10 रुपए कमा लेता? यस। ऐसे ऑप्शन को बोला जाता है जब भी अभी की अभी फायदा है, पैसा हमारे पास आज की आज में आ सकता है। हालांकि हमें अगस्त तक वेट करना, पर आज की आज में फायदा हो सकता है। ऐसे ऑप्शन को कैश फ्लो की दृष्टि से बोला जाता है कि ऐसा ऑप्शन है इन द मनी। इन द मनी, इन द मनी को हम क्या बोलते हैं? आईटीएम, इन द मनी। सर कॉन्सेप्ट क्या? कॉन्सेप्ट नहीं, मैं आपको लैंग्वेज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी कॉन्सेप्ट की तो बात ही नहीं हो रही। लैंग्वेज, जब आप शेयर मार्केट में डील करोगे, ऑप्शन में आओगे, तो ऑप्शन में आपसे बोलेगा, पूछे, आप किसी के साथ भी बात करोगे ना, तो बात करेंगे ऑप्शन क्या है? बोले इन द मनी है क्या? तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई इन द मनी सामने वाले ने बोला तो होता क्या है इन द मनी? इन द मनी होता है कि यार अभी के अभी मेरा फायदा हो सकता है, दिस इज इन द मनी। अच्छा सर, इन द मनी, वाह क्या था इन द मनी। सर अगर 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 ये मान लो ऐसा होता, 490 होता करंट मार्केट प्राइस, 520 नहीं होता, 490 होता, अभी तो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आप खुद सोचो ना सर, एक्सरसाइज प्राइस को ऑप्शन कौन सा है? कॉल ऑप्शन। बोलो एक्सरसाइज प्राइस से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए प्राइस, पर प्राइस मान लो 490 है। अगर 520 है, 520 है, तो आपने बोला कि ऐसा ऑप्शन इन द मनी है।
मैं कहता हूं कि चलो 490, ऐसा ऑप्शन क्या है? इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ मतलब क्या आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर पाएंगे? नहीं, ये तो लैप्स हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ऐसा कि इस बार हमारे पास पैसा नहीं आएगा, वो जो प्रीमियम का जाना है जाना है। ऐसे ऑप्शन को जब ये दोनों ऑप्शन आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, आपका वैसे मार्केट प्राइस ज्यादा होना चाहिए, कॉल ऑप्शन है, पर मार्केट प्राइस तो कम है, करंट मार्केट प्राइस, ऐसे ऑप्शन को बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी, इसको बोलते हैं ओटीएम। ठीक है सर, एक बात और पूछे? हाँ पूछो बेटे पूछो। सर अगर करंट मार्केट प्राइस 510 ही होता और ये भी 510 है, अब क्या बोलोगे? इन द मनी कि आउट ऑफ द मनी? बेटे ऐसे सिचुएशन में बोला जाता है कि ऑप्शन जो है वो एट द मनी है। एट द मनी मतलब इसको बोलते हैं एटीएम। कैश फ्लो की दृष्टि से 3 शब्द यूज होंगे जब आप शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग पर जाओगे। अक्सर ये शब्द मिलेंगे कि भाई अभी कॉल ऑप्शन रिलायंस का क्या चल रहा है? इन द मनी। इन द मनी का मतलब, इन द मनी का मतलब सर कि अभी के अभी फायदा हो सकता है। या फिर कोई बोलेगा कि कॉल ऑप्शन क्या चल रहा है भाई? टाटा का। आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी का मतलब सर अभी एक्सरसाइज करने का वैसे भी फायदा नहीं है। अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं, रिलायंस का कॉल ऑप्शन इन द मनी है। इन द मनी का मतलब सर करंट मार्केट प्राइस ज्यादा है। देखो कॉल ऑप्शन में मार्केट प्राइस ज्यादा होना चाहिए, है ना? तो अगर इन द मनी बोल रहा है मतलब सर मार्केट प्राइस ज्यादा एक्सरसाइज प्राइस से। अगर कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है, कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी, कॉल ऑप्शन में प्राइस ज्यादा होना चाहिए, मतलब प्राइस कम है। हाँ प्राइस कम है, एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा है। कॉल ऑप्शन एट द मनी मतलब दोनों बराबर है। ठीक, जैसे कॉल ऑप्शन का चलता है ना भाई, वैसे ही किसका चलता है? पुट ऑप्शन का चलता है। अब सोच समझ के बोलना। राम राम मान लो पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन। एक्सरसाइज प्राइस यहाँ कितना लेते हैं सर? एक्सरसाइज प्राइस ले लेते हैं 510। अब सोच के बोलना, आप सोच के आना। ठीक है, और ये सर कब का है? ये वैसे तो अगस्त का है, मैं जून का आज ही के दिन का प्राइस बता रहा हूं। आज ही के दिन का प्राइस, पहला 2-3 प्राइस बोलूंगा, मुझे आंसर देना। अगर होता ये 470 करंट मार्केट प्राइस, तो बताओ पुट ऑप्शन इन द मनी होता कि एट द मनी होता कि आउट ऑफ द मनी होता? तो पहले ये सोचिए कि पुट ऑप्शन कब एक्सरसाइज होता है? जब प्राइस कम होता है। और क्या प्राइस कम है? यस। तो ऐसे ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं? आईटीएम, इन द मनी। अगर सर ये होता मान लो 600, तो क्या पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर पाते? नहीं। तो ऐसे ऑप्शन को क्या बोलते हैं हम? आउट ऑफ द मनी। और अगर ये 510 ही होता तो इसको क्या बोलते हैं? एट द मनी। सर प्लीज ये तो बता दो कि काम कहाँ आने वाला है? काम कहीं नहीं आने वाला है, पर भाई समझो, लैंग्वेज पढ़ना तो पड़ेगा। लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो पढ़ना पड़ेगा आपको। जल्दी से बोलो, पुट ऑप्शन इन द मनी कब कहलाएगा? सर पुट ऑप्शन मतलब प्राइस कम होना चाहिए, अगर प्राइस कम रहा तो सर इन द मनी। पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी क्या कहलाएगा? पुट ऑप्शन मतलब प्राइस कम होना चाहिए पर प्राइस ज्यादा है, मतलब आउट ऑफ द मनी। सिंपल, एट द मनी तो दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये लैंग्वेज पढ़ना समझना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है सर। तो कैश फ्लो की दृष्टि से भी ऑप्शन 3 टाइप के होते हैं, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। और एक चीज क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि मुझे कुछ बातें अभी करनी है आपके साथ, ठीक से समझना। सुना ध्यान से बेटे, तैयार हो? बिल्कुल सावधानी से बात होगी, अभी जवाब देना। इसकी बात करो, रिलायंस के शेयर का एक्सरसाइज प्राइस है 510 कॉल ऑप्शन, और मार्केट प्राइस है 520। दूसरा कहीं पेज ले लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ, क्योंकि मुझे कुछ समझाना है ना। चलो जी, दूसरा पेज ले रहा हूं। तैयार हो? तैयार हो? हाँ सर।
ये लो, ये कौन था? राम। कंपनी कौन सी थी? रिलायंस। एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 510। करंट मार्केट प्राइस है मान लो 520। ऐसा ऑप्शन को नाम हमने कुछ दिया था और ऐसे ऑप्शन को हम नाम क्या दे रहे थे? इन द मनी। इन द मनी, ठीक है। और आज की डेट कौन सी है? 3 जून। और बात कब की हो रही है? अगस्त। मैच्योरिटी डेट। अगर मैं कहूं अमेरिकन ऑप्शन है तो क्या आज की आज में एक्सरसाइज हो सकता है? यस। और आज की आज में प्राइस ज्यादा होना चाहिए और आज तो प्राइस ज्यादा है। हालांकि अगस्त की बात है पर आज तो 3 जून है और आज ही प्राइस ज्यादा है। बोलो कितने रुपए से ज्यादा है? 10 रुपए से। 10 रुपए ज्यादा दिख रहा है। अब आपसे प्रीमियम मांगा जाएगा। प्रीमियम। अब प्रीमियम कितना मांगा जाएगा सोचे। हालांकि ये जो 10 रुपए है ना, 10 रुपए का अभी के अभी फायदा दिख रहा है। इसको मालूम है क्या बोला जाता है? इसका नाम बोला जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इसको बोलते हैं अभी की अभी फायदा है सर, इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है। अब मैं ऑप्शन खरीदने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से। अब मैं जब ऑप्शन खरीदने गया स्टॉक एक्सचेंज, मुझे मालूम है अभी के अभी 10 रुपए का फायदा दिख रहा है, 10 रुपए का फायदा दिख रहा है। अगर मैं प्रीमियम मैं बोलता हूं ठीक है जी ये ऑप्शन में खरीदने को तैयार हूं क्योंकि मुझे मालूम है फायदा है। मैंने कहा कि इसकी कीमत कितनी है बताओ, इसके लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? इसके लिए पैसा लिया जाएगा 10 रुपए से ज्यादा ही लिया जाएगा, कसम खा लो। अभी जो फायदा है उससे भी ज्यादा पैसा लिया जाएगा। आपसे प्रीमियम के रूप में ज्यादा पैसे लिए गए और मन से लिख रहा हूं 13 रुपए लिए गए। 10 से तो ज्यादा ले गए, 13 रुपए लिए गए। अब सवाल यह है सर फायदा तो 10 का है पर 13 रुपए क्यों लिए गए? बस इतना बताइए। 3 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लिए गए? क्योंकि फायदा तो 10 ही का है। 3 रुपए इसलिए क्योंकि साहब अभी आप यहां खड़े हो, आज थोड़ी ना एक्सरसाइज करना, आप आज भी कर सकते हो पर आपके पास अभी तो बहुत टाइम है। आपके पास तो अगस्त तक का टाइम है और वो जो 3 रुपए लिया जा रहा है ना वो इसी के लिए लिया जा रहा है। इसको बोलते उस 3 रुपए को बोलते हैं टाइम वैल्यू। ₹3 को बोला जाता है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू भी बोल सकते हैं और वॉलेटिलिटी प्रीमियम भी बोलते हैं। वॉलेटिलिटी प्रीमियम। सर वॉलेटिलिटी प्रीमियम का मतलब कि साहब अभी शेयर का प्राइस कितना? 520। आगे वॉलेटिलिटी होगा ना भाई, बढ़ भी सकता है, बढ़ेगा तो उसके लिए आपको 3 रुपए देना पड़ा। ठीक है। टाइम वैल्यू या 3 रुपए। मैं फिर से बोल रहा हूं। अब काम की बीच जो भी प्रीमियम दिया जाता है, जो भी प्रीमियम दिया जाता है उसको अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो बात समझ में आती है। सर 2 पार्ट में एक का नाम होता है, एक पार्ट का नाम होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। जो अभी की अभी फायदा हो रहा है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। वो पैसा तो आपसे वसूल किया ही जाता है प्रीमियम का, प्लस आपसे कुछ एक्स्ट्रा भी पैसे लिए जाते हैं, उसको बोला जाता है जो इंट्रिंसिक वैल्यू के अलावा है उसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी प्रीमियम या उसको बोलते हैं टाइम वैल्यू। प्रीमियम के 2 पार्ट है, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू। जो फायदा हुआ वो इंट्रिंसिक वैल्यू, उसके अतिरिक्त जो मांगा जा रहा है दिस इज टाइम वैल्यू। ठीक है जी। सर अच्छा अगर प्रीमियम मांगा जाता सर 15 रुपए, अगर ये 15 रुपए होता तो बताओ इंट्रिंसिक वैल्यू कितना और टाइम वैल्यू कितना? इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपए, टाइम वैल्यू 5 रुपए। इस तरह से हम प्रीमियम को, सब प्रीमियम वो मांग रहे हैं पर हम डिवाइड कर देते हैं कि अब प्रीमियम के 2 पार्ट होते हैं भाई। सर अगर प्रीमियम मांगते 9 रुपए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रीमियम का अमाउंट हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा होता है। ठीक सर अगर करंट मार्केट प्राइस, अच्छा सर अब हमारा एग्जांपल एक्सरसाइज प्राइस यही है, कॉल ऑप्शन ही है। अगर सर करंट मार्केट प्राइस होता कुछ और लिखता हूं 500 रुपए और प्रीमियम मांगा जाता 8 रुपए, तो ये 8 रुपए में टाइम वैल्यू कितना और इंट्रिंसिक वैल्यू कितना, क्या आप बता सकते हो? पहले सोच के बताओ। ऑप्शन इन द मनी है, एट द मनी है कि आउट ऑफ द मनी है? सब प्राइस ज्यादा होना चाहिए, प्राइस तो कम है, तो ऐसा ऑप्शन क्या कहलाएगा? ऐसा ऑप्शन कहलाएगा आउट ऑफ द मनी।
कुछ फायदा है कि नहीं है? कुछ फायदा नहीं सर, ऑप्शन लैप्स हो जाएगा आज की, अगर आज एक्सरसाइज कुछ फायदा नहीं है तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आ जाएगा सर? इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा, कुछ फायदा नहीं है तो 0। तो जो भी मांगा जा रहा है वो क्या है? टाइम वैल्यू। प्रीमियम 8 रुपए पूरा की पूरा क्या कहलाएगा? टाइम वैल्यू। ठीक है, तो बड़ा दिक्कत है। अच्छा सर और एक एग्जांपल ले, क्या बोलो ना भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना। मान लो सर, मान लो अगर करंट मार्केट प्राइस होता 510 ही होता और प्रीमियम का मांगा जा रहा है मान लो सर 11 रुपए प्रीमियम, तो ये 11 रुपए क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू की टाइम वैल्यू? बताओ, अब बताओ क्या ऑप्शन कौन सा है? बढ़ना चाहिए पर बराबर है, तो ऐसे ऑप्शन को क्या बोल रहा है? एट द मनी। क्या कोई फायदा है? नहीं है। अगर कोई फायदा नहीं है तो सीधी सीधी बात है, ये जो 11 रुपए है इसकी पूरा की पूरा क्या कहलाएगा? इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। कोई फायदा नहीं है तो इंट्रिंसिक वैल्यू, ये टाइम वैल्यू कहलाएगा पूरा की पूरा 11 रुपए। एग्री सर? कहानी ये है, अगर फायदा है तो इंट्रिंसिक वैल्यू और बचा हुआ टाइम वैल्यू। प्रीमियम के 2 पार्ट है, अगर फायदा है, क्योंकि प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा ही होगा, अगर फायदा है तो इंट्रिंसिक वैल्यू और प्रीमियम का जितना पार्ट बचेगा वो टाइम वैल्यू। अगर फायदा नहीं है इट मींस ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है या ऑप्शन एट द मनी है, फायदा ही नहीं है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 रहेगा सर, और जितना भी प्रीमियम पैट करे सब किस नाम से पुकारा जाएगा? टाइम वैल्यू या वॉलेटिलिटी प्रीमियम। ऐसे ही किसका हो जाएगा? पुट ऑप्शन का। पुट ऑप्शन समझाओ, मैं नहीं समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन के साथ समझ लेंगे। तो बात क्या समझ में आई? समझ में आई कि कैश फ्लो की दृष्टि से अगर लैंग्वेज की बात करूं तो और एक लैंग्वेज यूज होती कि ऑप्शन 3 टाइप के होते, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। और जो प्रीमियम पैट किया जाता है उसको हम 2 पार्ट में बांट सकते, एक का नाम होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक का नाम होता है टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब अभी की अभी फायदा। एक बार समझ लेते हैं इसको, एक बार पढ़ भी लेते हैं। हाँ जी, ये दिख रहा है आपको? मैंने कॉन्सेप्ट का नाम लिखा रहा हूं, पॉइंट नंबर 5 में आप चेक करो कि बुक में आपका है इन द मनी। इन द मनी मतलब ITM बोलेंगे हम इसको, एट द मनी ATM बोलेंगे, और आउट ऑफ द मनी को हम क्या बोलते हैं? OTM। और इसी के साथ हमें इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू भी डिस्कस करना है। ठीक है, ठीक है सर। अब जरा सोच समझ के बताना, मैंने एक टेबल, तो पहले बात करेंगे इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, और उसके बाद होगी इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू की बात। पॉइंट नंबर 1 पहले इन द मनी वाली बात करें। अब जल्दी जल्दी से आंसर देना। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले किसकी? कॉल ऑप्शन की। सोच समझ के आंसर देना, सोच। ऑप्शन कौन सा है? कॉल। मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए सर? मार्केट प्राइस ज्यादा होना चाहिए, किससे? एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा होना चाहिए। मार्केट प्राइस ज्यादा होना चाहिए सर, मार्केट प्राइस ज्यादा होना चाहिए। अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? इन द मनी। मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस ज्यादा है किससे? इन द मनी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इन द मनी। अगर बराबर है तो एट द मनी। कॉल ऑप्शन में मार्केट प्राइस ज्यादा होना चाहिए पर मार्केट प्राइस कम है, तो ऐसे ऑप्शन को बोलेंगे हम आउट ऑफ द मनी। पुट ऑप्शन में बोलो, पुट ऑप्शन में सर मार्केट प्राइस कम होना चाहिए। अगर मार्केट प्राइस कम है तो इन द मनी। मार्केट प्राइस कम होना चाहिए, मार्केट प्राइस तो ज्यादा है, तो आउट ऑफ द मनी, एट द मनी और इन द मनी। सर एग्जाम में आता है क्या? नहीं आता, पर ये शब्द यूज हो जाते हैं कहीं। ये नहीं आएगा, कभी नहीं पूछने वाला कि इन द मनी, एट द मनी। हालांकि इसका मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, पर सच्चाई ये है कि एग्जाम में नहीं आती। ठीक है, और मैंने बात किसकी किया था? इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। पॉइंट नंबर 2 में देख लेते, उसमें मैंने ये बता रखा है देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम के 2 पार्ट है, एक का नाम क्या है जी? इंट्रिंसिक वैल्यू, और एक का नाम क्या है? टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू को हम वॉलेटिलिटी प्रीमियम भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और इंट्रिंसिक वैल्यू कब पिक्चर में आएगा? सर पिक्चर में तब आएगा जब ऑप्शन इन द मनी है, फायदा है तो ही इंट्रिंसिक वैल्यू है, नहीं तो नहीं है। बस अगर ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है या ऑप्शन एट द मनी है मतलब फायदा ही नहीं है, फायदा नहीं है तो इंट्रिंसिक वैल्यू 0, पूरा की पूरा प्रीमियम टाइम वैल्यू कहलाएगा। इफ ऑप्शन इज इन द मनी, इन द मनी,
then difference between current market price and exercise price is called intrinsic value. और अगर ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है एंड एट द मनी है, देन इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी 0. बस सही. चलिए आगे. यस, टाइम वैल्यू या वॉलेटिलिटी प्रीमियम. अगर ऑप्शन इज इन द मनी है, इन द मनी मतलब फायदा है, तो टाइम वैल्यू क्या कहलाएगा? जितना भी प्रीमियम है उसमें से इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस कर देंगे. ठीक. इफ ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी है या एट द मनी है, तो जितना भी प्रीमियम है, जितना भी प्रीमियम है, सब की सब क्या कहलाएगा? टाइम वैल्यू कहलाएगा. ठीक है जी. बात अगर समझ में आ गई है तो एक दो एग्जाम्पल कर ले. भगवान ना करे आपके एग्जाम में यही आ जाए तो दिक्कत ना हो आपको. चलो भाई, तैयार हो? यस. तो फटाफट से बताते हैं, फटाफट से आप बोलते जाओ कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी. तैयार हो? ये एक्सरसाइज प्राइस दिया, ये स्टॉक प्राइस दिया. स्टॉक प्राइस को मैं बोल सकता हूं करंट मार्केट प्राइस. कॉल ऑप्शन तो 1360 से ज्यादा होना चाहिए, पर 1340 है. इसको क्या नाम दिया जाए? इसी में लिख लो, बुक में ही लिख दो, अलग से हम सॉल्यूशन नहीं कर सर. तो फिर ये आउट ऑफ द मनी हुआ ना यार. सर बिल्कुल, ओटीएम आउट ऑफ द. कॉल ऑप्शन है, प्राइस 1360 से ऊपर होना चाहिए, 1360 ही है. सर ये तो बच्चों वाला काम है सर. एट द मनी. कॉल ऑप्शन है 1360 होना चाहिए, 1380 है, ये बहुत अच्छा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इन द मनी. कॉल ऑप्शन है 1360 से ऊपर होना चाहिए, 1400 है, ये भी क्या कहलाएगा? इन द मनी. पुट, पुट 1360 से कम होना चाहिए और 1360 से कम ही है, इन द मनी. 1360 से कम होना चाहिए, बराबर है, एट द मनी. 1360 से कम होना चाहिए, ज्यादा है, आउट ऑफ द मनी. 1360 से कम होना चाहिए, ज्यादा है. बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? क्या लगता है आपको सीए फाइनल में? जवाब दो. सवाल ही पैदा नहीं होता, जवाब कहां से? चलते एग्जाम्पल नंबर 4 में. पर सुनो, आ गया तो फिर रह जाएगा ना कि यार काश किया होता या सर ने करवाया होता. तो अब ऐसी नौबत नहीं आएगी. क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4. कंसीडर द डेटा रिलेटिंग टू अ स्टॉक कंटेंट इन द फॉलोइंग टेबल. ठीक है, आपको बताना है कि बताइए इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और टाइम वैल्यू क्या है. इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू. अब सोच समझ, अब मुश्किल काम है, सोच समझ के काम करना. कॉल ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस है 90. कॉल ऑप्शन है मतलब 90 से ऊपर होना चाहिए, 90 से ऊपर है, होना चाहिए, है. इंट्रिंसिक वैल्यू दिख ही रहा 10, तो प्रीमियम कितना मांग रहा है? 15. तो बताइए इसमें कि इंट्रिंसिक वैल्यू कितना और टाइम वैल्यू कितना. आप खुद से भी कर सकते हो, मेरी जरूरत नहीं है वैसे. सर दिख ही रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया 10 और टाइम वैल्यू हो गया 5. सर कॉल ऑप्शन है 110 से ऊपर होना चाहिए पर कम है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो आएगा ही नहीं. और टाइम वैल्यू कितना जाएगा? 2. सर पुट ऑप्शन है 200 से नीचे होना चाहिए, 200 से नीचे है, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस 100 रुपए. अब भी फायदा, दिस इज इंट्रिंसिक वैल्यू. और 35 रुपीज क्या आ जाएगा आपका? टाइम वैल्यू. सर पुट ऑप्शन है 90 से नीचे होना चाहिए, ज्यादा है, तो ये पूरा की पूरा क्या कहलाएगा आपका? टाइम वैल्यू. सर 150 पुट ऑप्शन है, 150 से कम होना चाहिए, 125 है, तो सब 25 रुपए कम ही है, तो 25 रुपए आपका हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू और 5 रुपए क्या हो गया आपका? टाइम वैल्यू. 150 से कॉल ऑप्शन है ज्यादा होना चाहिए, कम है.
ज्यादा होना चाहिए, कम, आउट ऑफ द मनी। तो जितना भी प्रीमियम है 22 वो क्या कहलाएगा, टाइम वैल्यू, खत्म। ठीक है, इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बुक में डला होगा, मतलब एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आया, ना तो स्टडी मटेरियल में ना प्रैक्टिस मैनुअल में, पर इसका थ्योरी है, इसलिए मैंने ये थोड़ी बहुत बातें डिस्कस करवाया था आपको। ठीक है जी, चले आगे। यस, चलते हैं आगे। अब कुछ कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ कॉन्सेप्ट्स, तो एक बार पानी पी लेता हूं, फिर कॉन्सेप्ट समझते हैं। 2 मिनट का टाइम दीजिए, 2 मिनट। हाँ जी, चलो जी, अब ठीक है। अब सुनो, और 2-3 शब्दों का यूज होता है। मैं क्या पढ़ा क्या रहा हूं सर, अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स है क्या, कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं, लैंग्वेज, कि भैया ऐसा है सर जी, क्योंकि डेरिवेटिव्स जब आप जाओगे डेरिवेटिव मार्केट में, तो ये शब्द यूज होगे, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, तो कहीं ये ना लगे, हालांकि मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, इनके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा नहीं, इतना आसान टॉपिक है। पर आगे सर प्रैक्टिकल छोड़ो ना सर, हमें एग्जाम की बात करो। एग्जाम में भी जब क्वेश्चंस आएंगे ना बड़े बड़े, उसमें एक आध जगह इंट्रिंसिक वैल्यू शब्द आ जाएगा। पता तो रहे कि आखिर क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू, इसलिए पढ़ाया। और ऐसे ही कुछ आगे पढ़ाने वाला हूं, 3 शब्द आएंगे, आर्बिट्रेजर्स, हेजर्स और स्पेकुलेटर्स। सर बाप रे बाप, ये क्या है सर, सुनना तो पड़ेगा। ठीक है, सुनते हैं, स्टोरी से ही समझाऊंगा। 3 शब्द में फिर से बोल रहा हूं, एक है हेजर्स, एक है स्पेकुलेटर्स और एक है आर्बिट्रेजर्स। तो अब आगे ना बड़े सारे बार आएंगे, आर्बिट्रेज गेन निकालिए, आर्बिट्रेजर, हेज कीजिए, तो है क्या, हेज क्या होता है, आर्बिट्रेज क्या होता है। तो चले समझे, स्टोरी, कहानी आराम से सुनना और कुछ नहीं। चलो जी, एक गांव है। हाँ जी, ऐसा सर, ये आप अपने मन से बता रहे हो कि कहानी, मैं अपने मन से कोई स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, ये आपकी स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, चाहो तो उठाओगे, अगर आपका दिल कर रहा है तो उठाइए स्टडी मटेरियल और पढ़िए, उसमें ये कहानी लिखी है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। उसमें लिखा एक गांव है, अच्छा, और बोले उस गांव में बड़े सारे किसान लोग हैं, किसान, फार्मर्स, ठीक है, और उन्होंने फसल लगाया है, और फसल किस चीज की, गेहूं की फसल। अच्छा, और जो फसल लगाया है, उन्हें जो फसल आनी है, अभी गेहूं तो आपने गेहूं लगा दिया, पर जो फसल आनी है वो अभी नहीं आनी है, 3 महीने बाद आने वाली है। और गेहूं का रेट चल रहा है अभी 50 रुपए पर केजी, अभी रेट चल रहा है 50 रुपए पर केजी गेहूं का। तो मुझे बस ये जो फार्मर्स है, ये जो किसान है, इन्हें ना चिंता सताई जा रही है। तो किस बात का डर, किस बात की चिंता,
कहीं फसल बर्बाद ना हो जाए, नहीं वो नहीं, उसके लिए तो इंश्योरेंस करवा रखा, उसका छोड़ दो, फसल बर्बाद होगी कि फसल आबाद होगी उससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें किस बात की चिंता, उन्हें ये चिंता है कि यार आज जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 50 रुपए पर केजी। चिंता ये है कि फसल जब 3 महीने बाद आएगी तो पता नहीं वो जो हमारा गेहूं आएगा वो गेहूं 50 रुपए पर केजी के हिसाब से बिकेगा कि नहीं बिकेगा। समस्या ये, ठीक है, क्या किया जाए और समझो। बस मैंने प्रॉब्लम क्या बताया, बस प्रॉब्लम की वजह से तो डेरिवेटिव आया, किसानों के साथ समस्या है। सर फसल होगी कि नहीं होगी उसके लिए तो इंश्योरेंस है, पर सवाल बस वो नहीं है कि होगी कि नहीं होगी, फसल होगी, बर्बाद नहीं होगी, फसल आएगी। पर समस्या यह है कि जो फसल आएगी, जो गेहूं आएगा वो 50 रुपए पर केजी के हिसाब से बिक भी पाएगा कि नहीं बिक पाएगा, ये एक समस्या है। ठीक है, और एक ले लेते हैं, ये लो सर, ये क्या, ये बेकरी फार्म, जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं, ठीक है, और इन्हें भी गेहूं की जरूरत पड़ती है और अभी ये खरीदते हैं 50 रुपए पर केजी के हिसाब से अभी। पर इन्हें भी डर कि सर अभी तो हम 50 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद लेते हैं, पर 3 महीने बाद जब हमें और लगेगा, मैदा वगैरह से ब्रेड बनता है ना यार, इतना तो पता, जब लगेगा उस समय 50 रुपए पर केजी के हिसाब से हमें गेहूं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये समस्या। सर दोनों अभी खरीद के रख लेना चाहिए बेटे, स्टोरेज आप ज्यादा नहीं कर सकते ऐसे प्रोडक्ट को, तो करते तो अरे भाई कोई और एग्जांपल ले लो यार, क्यों टेंशन ले। अब इन दोनों के साथ समस्या, इसको क्या डर, इसको किस बात का डर, इसको इस बात का डर, फार्मर्स को, किसानों को किस बात का डर, कहीं रेट बढ़ ना जाए, और बेकरी फर्म को किस बात का डर, कहीं रेट कम ना हो जाए, बस बाकी और कोई समस्या नहीं है। करे तो क्या करे, ये भी परेशान है, ये भी परेशान है, क्या इनको रिस्क है, यस, इसको किस बात का रिस्क है, रिस्क कहीं रेट बढ़ ना जाए और इसको कहीं रेट कम ना हो जाए, इन बात का डर। और इस रिस्क से बचने के लिए ये लोग क्या काम कर सकते हैं, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों के बीच में। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों के बीच में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इन्होंने कहा कि बेकरी फर्म हम आपको बेचेंगे गेहूं आज से 3 महीने बाद 50 रुपए पर केजी के हिसाब से। अब हमारा टेंशन खत्म, चाहे मार्केट में रेट 70 रुपए क्यों ना हो, हमें मतलब नहीं है, हम तो 50 के हिसाब से बेचेंगे। और सुनो, ये और भी बोल रहा है, चाहे मार्केट में रेट 30 रुपए क्यों ना हो जाए, आप बाहर से, आप तो हमसे 50 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद लेना। टेंशन खत्म। किन लोगों का टेंशन, इनका तो टेंशन खत्म हो गया। इनका टेंशन, इनको जिस बात का टेंशन था ना कहीं रेट कम ना हो जाए, इनका टेंशन खत्म हो गया। बेकरी फर्म का भी क्या टेंशन खत्म हो गया। हाँ सर, ये भी बोल रहा है कि सुनो किसानों, सुनो सुनो सुनो, रेट चाहे मार्केट में 80 रुपए पर केजी क्यों ना जाए, आप मार्केट में नहीं बेचोगे, आप हमें बेचेंगे 50 रुपए के हिसाब से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहा है, आज। रेट कब डिसाइड हो गया, आज ही डिसाइड हो गया। क्या इनका टेंशन खत्म हो गया, यस। क्या इनका टेंशन खत्म हो गया, यस। क्या इन्होंने रिस्क से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, यस। इसको क्या बोला जाता है कि इन्होंने जो किया, इन्होंने हेजिंग किया, हेजिंग। और इनका नाम क्या है, इसका नाम है, इसको बोला जाता है हेजर्स। यहां बेकरी फर्म को मैं एक नाम दे रहा हूं, इसका नाम है, दिख रहा है ना, उधर तो लोगो होगा, ये शब्द आएगा आपको। अब बताओ डेरिवेटिव कैसे गलत है। कुछ लोगों को लगता है यार डेरिवेटिव क्या कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज कितना गलत काम है, डेरिवेटिव तो सट्टा लगाने का। सट्टा कहाँ लगाया जा रहा है, रिस्क से को कवर तो करना पड़ेगा ना भाई, कहाँ सट्टा लगा रहा है। कौन कहता है कि डेरिवेटिव गलत है, आप गलत एंगल से सोच रहे तो गलत है, ये तो अच्छा है। इसको बोलते हैं हेजर्स। हेजर्स का मतलब क्या है, हेजर्स का मतलब है कि जिनका ऑलरेडी रिस्क है और उस रिस्क से बचने के लिए
रिस्क को एक्सपोजर बोलते हैं, एग्जिस्टिंग एक्सपोजर है, और उस एक्सपोजर से बचने के लिए इन्होंने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया बचने के लिए, इसलिए इनको क्या नाम दिया जाता है, इनको दिया जाता है हेजर्स। ठीक ठीक है सर। और सर ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये चाहो तो खरीदने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये चाहो तो बेचने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हालांकि जो खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट है इसको लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन बोला जाता है, ये मैं आगे समझाऊंगा। लॉन्ग पोजीशन क्या होता है, जहां जिसको लगता है कि बढ़ेगा। शॉर्ट पोजीशन क्या होता है, जिसको ऐसा लगता है कि कम होगा। खैर वो मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हेजर्स के विषय में। अभी सुनो 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 सुनो, और एक पर्सन था, ये लो, ये बंदा देख रहा था, सिर्फ देख रहा था। क्या ये बेकरी फर्म है? नहीं। क्या ये किसान है? नहीं। क्या इसको कोई टेंशन है? कोई डर नहीं। बस ये देख रहा था यार काम क्या हो रहा। बोले ये किसान लोग, और ये जो होता ना कुछ मजे लेने वाले, हो जाने दो कॉन्ट्रैक्ट, और मैं खड़े होके देख रहा हूँ। ये देख रहा है कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और कितने के हिसाब से हो रहा है, 50 रुपए पर केजी के हिसाब से हो रहा है। और ये भाई साहब इसको ऐसा लग रहा कि जो गेहूं का रेट है वो 3 महीने बाद भाई साहब ऐसा है कि 80 रुपए जाएगा, 80 रुपए पर केजी जाएगा। इसको लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि 3 महीने बाद रेट 80 रुपए पर केजी जाएगा। हालांकि इसको कोई लेना देना है ही नहीं है, ये तो देख रहा है रेट। ये किसानों को समझा रहा है कि किसान लोग बेवकूफ है, 50 रुपए में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर क्यों रहे हो, जबकि रेट कितना होने वाला, 80 रुपए पर केजी होने वाला। ये किसान लोग बेवकूफ है। अभी सोचता है यार पैसा तो कुछ लग नहीं रहा है, और मैं जानता हूं कि 80 रुपए हो जाएगा। तो यार मैं एक काम करता हूं, मैं किसानों के पास जाता हूं। गए किसानों के पास, बोले किसान सुनो, आप जो गेहूं इनको बेचने का सौदा कर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो 3 महीने बाद, कितने के हिसाब से, 50 के हिसाब से, तो चलो एक काम करो ना, मेरे साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो। आप मुझे बेच देना यही गेहूं 50 रुपए के हिसाब से। किसान बोलते हमें क्या फर्क पड़ता है, हम बेकरी फर्म को बेचे चाहे आपको बेचे, हमें तो 50 रुपए चाहिए। बोले बहुत अच्छी बात है। अब की बार कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच, इसके और इनके बीच में हो रहा है। ठीक, ये भी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है सर, ये भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। और इसको मालूम है कि रेट क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो मैं 80 रुपए में बेच दूंगा। इसको कितने का फायदा हो जाएगा, 30 रुपए का फायदा हो जाएगा। पर एक बात है, गेहूं का रेट 40 भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में इसको लॉस भी होगा। इट मींस अब की बार ये रिस्क से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है सर, ये प्रॉफिट कमाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इसको प्रॉफिट भी हो सकता है, इसको लॉस भी हो सकता है। ये स्पेकुलेशन एक्टिविटी कर रहा है। स्पेकुलेशन नाम लिखूं क्या, अच्छा लग रहा है, यस। स्पेकुलेशन, तो इसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम होगा स्पेकुलेटर्स। दूसरी पार्टी, ठीक है। तो सर डेरिवेटिव मार्केट में एंटर जो करते, एक हेजर्स भी हो गया, हेजर्स मतलब रिस्क से बचने, एक स्पेकुलेटर्स हो गया जो रिस्क तो है ही नहीं है, इसको ये तो जबरदस्ती ले रहा है, तो इसका कोई एग्जिस्टिंग एक्सपोजर नहीं था, कोई रिस्क नहीं था, पर ये डेरिवेटिव मार्केट में एंटर करता है। ये इसका जो एक्सपेक्टेशन होता है ना कि प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा, उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये काम करता है। ठीक है, ये बेचने का खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता पक्का पक्का, और इसका जो टारगेट होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है अल्टीमेटली। और नो डाउट इसको लॉस भी हो सकता है, कोई दिक्कत की, इसलिए इसको इसलिए तो इसका नाम है स्पेकुलेटर्स। ठीक है सर, या तो कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। और एक पर्सन है, ये बहुत इंटेलिजेंट बंदा, और इसके जो आदमी है ना, इसके ये जगह जगह दूसरे गांवों में भी फैले हुए, और पता लगा कि एक गांव और एक बेकरी फर्म में और एक गांव है जहां कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यहां भी किसान है और यहां भी इसी टाइप की कोई बेकरी फर्म है, और यहां जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहां हो रहा है 60 रुपए पर केजी के हिसाब से। ठीक है,
क्योंकि इसके लोग जगह जगह फैले हुए हैं। तो यहाँ जो इसके बंदे उन्होंने बताया कि यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 50 रुपए पर केजी की, तो इस गांव में, और इस गांव में कितने के हिसाब से हो रहा है 60 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो अब इसके दिमाग में एक बात आती है। अब बात क्या आ रही सर? अब देखो बात ये आई कि चलो यार दो जगह है और मिस प्राइसिंग है, यहाँ प्राइस अलग चल रहा है, यहाँ प्राइस अलग चल रहा है, तो चलो एक कॉन्ट्रैक्ट इनसे करते हैं। कितने के हिसाब से? 50 रुपए पर केजी के हिसाब से। कि इन किसानों से बोलता किसान जैसे आप इसको बेच रहे हैं, इसको बेच रहे हो, आप मुझे भी बेच देना 50 के हिसाब से। और एक कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ करेंगे? बेकरी फर्म के साथ, कि हम आपको कितने का बेच देंगे? 60 रुपए के हिसाब से बेच देंगे, क्योंकि ये लोगों से 60 का खरीद रहा है तो मुझसे भी तो 60 रुपए का खरीदेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर्स। और ये जो एक्टिविटी है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। 3 लोग हैं जो डेरिवेटिव मार्केट में आपको डेरिवेटिव चैप्टर में परेशान करेंगे। 3 शब्द, एक होता है हेजर्स, दूसरा होता है स्पेकुलेटर्स और तीसरा होता है आर्बिट्रेजर्स। क्या ट्रेजर को लॉस हो सकता? हो ही नहीं सकता। वो तो मिस प्राइसिंग का फायदा उठाता है। उसको पता है एक जगह रेट कम चल रहा है, एक जगह ज्यादा चल रहा है, सस्ते में खरीदेंगे, महंगे में बेचेंगे। ठीक है, ठीक। क्या इसका एक्सपोजर है? एग्जिस्टिंग रिस्क है? हाँ। तो ये रिस्क से बचने के लिए डेरिवेटिव मार्केट में एंटर करता है। ये कोई है ही नहीं रिस्क, ये प्रॉफिट कमाने के लिए करता है, और ये भी प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। इसको लॉस हो सकता है, इसको लॉस हो ही नहीं सकता। ये 2 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ करता है, एक खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट, एक बेचना का, ऑन द बेसिस ऑफ मिस प्राइसिंग, और ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन काम करता है, एंटर करता है। खैर ये सब लिखवाया हूं तो यहां तो नहीं लिखवाऊंगा, तो एक बार सर देख ले कि क्या क्या लिखा हुआ है। यस, अब सुनोगे। ये थ्योरी आ सकती है, थ्योरी भी आ सकती है और शब्द भी है। आर्बिट्रेजर्स को क्या है, स्पेकुलेटर्स क्या है, इसलिए मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं। तो बात कर ले। पार्टिसिपेंट इन ए डेरिवेटिव मार्केट, कितने लोग पार्टिसिपेट करते? 3 लोगों के विषय में मैंने आपको बताया। कौन कौन? एक है हेजर्स, और दूसरा कौन है? दूसरा है स्पेकुलेटर्स, और तीसरा कौन है? तीसरा आर्बिट्रेजर्स। हेजर्स कौन होते हैं? हेजर्स, क्या इनका एग्जिस्टिंग एक्सपोजर होता है? एक्सपोजर को क्या बोलते हैं हम? रिस्क। क्या पहले से रिस्क है? यस। और उस रिस्क को क्या करना चाहते? हेज करना चाहते, अवॉइड करना चाहते, अवॉइड। और ये लॉन्ग पोजीशन भी ले सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मतलब खरीदने का, और शॉर्ट पोजीशन मतलब बेचने का। तो खरीदने वाली पोजीशन भी ले सकते हैं, बेचने वाली पोजीशन भी ले सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है सर। दूसरा कौन होता है? स्पेकुलेटर्स। क्या इनका पहले से कोई रिस्क था? नहीं, नो एग्जिस्टिंग। इनको कोई लेना देना नहीं था भाई, इनका कोई टेंशन नहीं था कि यार मेरा गेहूं का रेट बढ़ जाए, या फिर गेहूं का रेट बढ़ गया तो मैं क्या करूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो बैठे बैठे देख रहे थे, कोई एग्जिस्टिंग एक्सपोजर नहीं था। ये प्रॉफिट बनाने के लिए एंटर करते हैं, और प्रॉफिट बनाते किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्सपेक्टेशन। पोजीशन ये लॉन्ग भी ले सकते हैं, शॉर्ट भी ले सकते हैं, मतलब बेचने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, खरीदने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, जो उनको लग रहा है। अगर सर यहां रेट इनको ऐसा लगता 80 नहीं 40 होगा, फिर कैसे करते? फिर वो बेकरी फर्म से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि बेकरी फर्म हम आपको 3 महीने बाद 50 का बेच देंगे, हमको मालूम है मार्केट में 40 हो जाएगा। तो स्पेकुलेटर कहीं ना कहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही लेंगे, कोई बात ही नहीं। कहां पहुंच गए थे? यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्सपेक्टेशन। और हाँ, इनको लॉस भी हो सकता है। ठीक है। और तीसरे बंदे का नाम क्या है? आर्बिट्रेजर्स। आर्बिट्रेजर्स के भी पास कोई एग्जिस्टिंग एक्सपोजर नहीं होता है। ठीक है। और ये प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ मिस, ये भी प्रॉफिट बनाने के लिए आते हैं, पर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं बोलता, ये मिस प्राइसिंग के हिसाब से। इनको मालूम है कि यार रेट अलग अलग जगह चल रहा है, तो हम 2 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ करेंगे। दे आर सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर एंड यूज स्किल टू मेक प्रॉफिट। ठीक है, बात खत्म। स्किल यूज करेंगे, इंटेलिजेंट होते हैं। और सुनो, ये एंड शब्द लिखा, ये लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन एक साथ लेते, एक साथ साइमल्टेनियसली।
और इन्हें क्या लॉस हो सकता है? लॉस हो ही नहीं सकता। जब दो कॉन्ट्रैक्ट है अलग अलग रेट पे, एक सस्ते में खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट और एक महंगे में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट, तो लॉस हो ही नहीं सकता। एग्जाम में थ्योरी वैसे तो आता नहीं है, पर पता नहीं आजकल 4 नंबर का दे दे, और 4 नंबर का ये दे दे कि साहब ऐसा है कि आप कितने पार्टिसिपेंट होते हैं डेरिवेटिव मार्केट में। और सुनो, एग्जाम में आया था भाई, आया था। और एग्जाम में आया था तो हद तो तब होगी जब बच्चों ने लिखा सर बहुत सारे पार्टिसिपेंट होते हैं, कॉल ऑप्शन होल्डर, पुट ऑप्शन होल्डर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई वो बात नहीं, वो तो मतलब कितनी पार्टी होती है ऑप्शन में, कितने पार्टिसिपेंट होते हैं डेरिवेटिव मार्केट में, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ भी बेकार की बातें लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा। कितने? 3, हेजर्स और कौन? स्पेकुलेटर्स और कौन? आर्बिट्रेजर्स। लिखा हुआ है, लिख लेना अच्छे से। 4 नंबर का आता है तो इतना लिखते तो सफिशिएंट। ओके ठीक है, चले आगे। बस अब थ्योरी खत्म होने वाला है यार, बहुत हो गया थ्योरी थ्योरी। एक और पढ़ने वाले हैं हम शॉर्ट सेलिंग के विषय में। ठीक है सर, चलो जी। अब आपको शॉर्ट सेलिंग समझना, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है जरा देखते हैं। पहले समझाना पड़ेगा, ध्यान से समझना बेटा। शॉर्ट सेलिंग, इससे इसी एक अटेम्प्ट पहले क्वेश्चन आया था, और उस समय जब मैं बोलता था कि यार इससे क्वेश्चन नहीं आते, जैसे मैं अभी आर्बिट्रेटर स्पेकुलेटर से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नहीं आते, जैसे मैंने अभी बोला था इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, यहां से क्वेश्चन नहीं आते, सही में नहीं आए। ऐसे इसका भी बोला करता था शॉर्ट सेलिंग से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था। भाई मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको समझना है, भले ही क्वेश्चन नहीं है इसके, पर मैं पढ़ा क्यों रहा हूं? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसलिए पढ़ा रहा हूं। शॉर्ट सेलिंग का क्वेश्चन आया था, जबकि हमेशा हम बोलते थे इस क्वेश्चन के आने से पहले कि नहीं आता इससे क्वेश्चन, और आ गया क्वेश्चन, बैंड बज गई। हर टॉपिक हर एग्जाम्पल करना जो मैं करवा रहा हूं। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? यस। सुनना भाई, राम राम, आज शेयर का प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है मान लो 500, रिलायंस का शेयर ले लो, और 3 महीने बाद राम को लग रहा है कि शेयर का प्राइस, 3 महीने बाद शेयर का प्राइस 600 रुपए हो जाएगा। राम प्रॉफिट कैसे कमा सकता? सर कॉल ऑप्शन खरीदेगा। बेटे ऑप्शन पढ़ा ही नहीं है, ऑप्शन को छोड़ो। अभी ऐसे बताओ आम आदमी की तरह कि क्या कैसे? सर सस्ते में खरीदेंगे, महंगे में बेचेंगे। इट मीन्स सर करेंगे क्या, हम यहां बाई कर लेंगे कितने में? 500 में, और यहां सेल कर देंगे कितने में? 600 में। हमें क्या लग रहा है प्राइस बढ़ने वाला कि कम होने वाला? बढ़ने वाला, उसको बोलते हैं बुलिश। 2 चीजें आपको और सुनने को मिलेगी, बुलिश और एक होता है बियरिश। सर क्या होता है ये, बुल क्यों नाम पड़ा? ये सब कहानी किस्से के लिए तो यूट्यूब में जमाने भर के वीडियो है, ठीक है। तो मैं इन सब, बुलिश और एक होता है बियरिश। बुलिश में क्या लगता मार्केट किधर जाने वाला? ऊपर। और बियरिश में क्या लगता मार्केट किधर जाने वाला है? नीचे। ठीक है सर। तो अभी ये आपको क्या सस्ते में खरीदना, महंगे में बेचना, एक रूल्स तो हमको अच्छे से पता है। तो हम यहाँ 500 में खरीदेंगे और 600 में बेच देंगे, ठीक है। कितने का प्रॉफिट कमा लेंगे? 100 रुपए का। कोई दिक्कत नहीं। सर कम हुआ तो लॉस भी होगा ना, कोई समस्या नहीं उससे। बस मैंने ऐसे पूछ लिया कि अगर आपको लग रहा है कि 3 महीने बाद 600 हो जाएगा तो आप प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? सस्ते में खरीदना है, महंगे में बेचना। सस्ते में मतलब 500 में आज खरीदेंगे, होल्ड करेंगे 3 महीने तक, और 3 महीने बाद 600 में बेच देंगे। कोई समस्या क्या? नहीं। ठीक है, अब सुनो। करंट मार्केट प्राइस आज है 500 रुपए, और हमें ऐसा लग रहा है कि 3 महीने बाद हो जाएगा 400 रुपए।
अब बताओ प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है। आज है 500 और 3 महीने बाद हो जाएगा 400। सस्ते में खरीदना है, महंगे में बेचना। तो सर हम क्या करेंगे, हम 3 महीने बाद खरीदेंगे 400 का और आज बेच देंगे 500 रुपए में, बस। और कितने का प्रॉफिट हो गया, 100 का। सर आप पागल हो गए क्या, आप कैसे करोगे ये ट्रांजैक्शन? है बेटे, करेंगे और पता नहीं कैसे करेंगे, यही तो खेल है। खरीदेंगे कब, 3 महीने बाद। बेचेंगे कब, आज। कैसे हो सकता है, सोच के देखो ना, क्या ये हो सकता है? और ये होता है। अब कैसे होता है, यही तो मुझे आपको समझाना, ये एक्चुअल में होता है। सर बताओ कैसे होता है, सर हम सुनना चाहते हैं कि ये हो कैसे सकता है। कोई टाइम मशीन है क्या, टाइम मशीन में बैठ के वापस आ जाओगे? ऐसा नहीं बेटे, सुनना मेरी बात को ठीक से। तैयार हो ना? हाँ जी। ये शेयर और इसकी कीमत है आज 500 और 3 महीने बाद कितना हो जाएगा, 400। यहां तक ठीक है? ठीक है। और मैं कौन हूं, मैं हूं राम। ये लो, मैं राम बन जाता हूं ना, अभी मैं राम बन जाता हूं, ठीक है मेरा। अब मुझे मालूम है कि, और कंपनी कौन सी है, रिलायंस। पूरी पिक्चर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मुझे थोड़ा सा स्लो डिस्कशन करना पड़ेगा और जरूरी भी है। तो आज कीमत कितनी है, 500 यार, और मुझे मालूम है कितना होने वाला है, 400 में सोच रहा हूँ क्या किया जाए प्रॉफिट कमाने के लिए। मेरा एक दोस्त था, सर दोस्त का नाम आ जाए पिक्चर में तो मजा आएगा। यस, दोस्त का नाम है श्याम। और श्याम के पास रिलायंस के बड़े सारे शेयर्स थे। मैंने कहा हुआ, मैं श्याम सुनो ना यार, शेयर का प्राइस कम होने वाला है। बोले नहीं, मुझको पागल मत बनाओ आप, शेयर का प्राइस दुनिया से इधर क्यों ना हो जाए, रिलायंस पे मेरा विश्वास है और रिलायंस के शेयर में होल्ड करके रखूंगा, कई सालों तक रखूंगा। मतलब और शेयर का प्राइस कम हो गया तो बोले हो जाने दो ना कम, आज कम होगा कल बढ़ेगा, मुझे बेचना ही नहीं है, मुझे सुनना भी नहीं है आपकी बात। बोले मेरे पास शेयर है, वो रखे रहेगी, बात खत्म। कौन बोल रहा है ऐसा, श्याम। मैंने कहा श्याम सुनो ना, कुछ उधार मिलेगा क्या? बोले पैसे मत मांगना। मैंने कहा मैं पैसे उधार नहीं मांग रहा हूं यार, क्यों पर? मैंने कहा सुनो ना, शेयर उधार दे सकते हो क्या? अच्छा। बोले शेयर उधार दे दो आज। मैं किससे मांग रहा हूं, श्याम से। श्याम से कह रहा हूं श्याम प्लीज मुझे शेयर उधार दे दो और 3 महीने बाद मैं आपको मार्केट से खरीद के शेयर का शेयर वापस कर दूंगा। खुश? श्याम बोलते ये क्या तरीका हुआ? बोले क्या भाई, आपके पास ऐसे भी रखे वैसे भी रखे, दिक्कत क्या है? ऐसे भी आप नहीं बेचने वाले हो, वैसे भी नहीं बेचने वाले हो। आपको शेयर चाहिए, अब मैं आपको शेयर लाके दूंगा, चाहे दुनिया में 3 महीने बाद 2000 रुपए का शेयर क्यों ना हो जाए, मैं कैसे भी मार्केट से खरीदूंगा, आपका शेयर का शेयर वापस करूंगा। खुश ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। श्याम बोलता मैं ऐसा करूं क्यों, मुझे क्या फायदा? मैंने कहा भाई मैं उसके पैसे दे दूंगा, बदले में किराया दे दूंगा, और क्या चाहिए आपको? मैं आपको बताओ, और आपके पास ऐसे भी पड़े थे वैसे भी पड़े थे, तो लो इसका किराया भी ले लो 3 महीने का। बताइए, लैंडिंग चार्जेस बोल सकते, जो भी हो, जो भी आप मुझे शेयर उधार दे रहे हैं ना, उसका मैं आपको चार्जेस भी देने को तैयार हूं। क्या श्याम तैयार हो जाएगा? अब श्याम भी सोचेगा घर में, यार दिक्कत क्या है? दिक्कत तो कुछ है ही नहीं है, शेयर तो ऐसे भी मैंने होल्ड करके रखा है, मेरे तिजोरी में ही रखा है शेयर, मसाला लगा के बता रहा हूँ। और 3 महीने बाद वाह ये इसको दे दूंगा, 3 महीने बाद जैसे कि शेयर का शेयर वापस आ जाएगा, फिर रख दूंगा, कुछ कमाई भी हो जाएगी। क्या श्याम तैयार हो जाएगा? यस सर, एक्चुअल में ऐसा होता है क्या, ये बताओ। शॉर्ट सेलिंग की मैं बात करता हूं तो जो हमारे रिटेलर है, जो ट्रेडिंग का काम करते, जो इन्वेस्टर इस्तेमाल, उन लोगों के लिए नहीं होता है शॉर्ट सेलिंग। इंट्राडे की बात नहीं कर, जो ना, पहले मैं स्टोरी सुना देता हूँ, ठीक है। बच्चे जो एक्सपर्ट हो गए ट्रेडिंग में, वो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है। सर आप इस तरह से नहीं कर सकते, तो भाई होता है इंडिया में भी ट्रेडिंग, आप लोग नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, बड़े बड़े ब्रोकर को परमिट होता है शॉर्ट सेलिंग का। बेकार मैं बात ही नहीं करना चाहता। मैं इंट्राडे और एक्चुअल मार्केट में क्या होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मेरी बात सुनो भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। फाइनली श्याम से मैंने शेयर उधार ले लिया, शेयर उधार लिया, पैसे नहीं, शेयर का शेयर उधार लिया। और फिर एक किसी को पकड़ा, सर उसका, जिसको पकड़ा उसका नाम क्या अलग से, उसको मोहन यहां डाल देता, मोहन। श्याम से मैंने शेयर उधार लिया, बोरो किया,
बोरो क्या किया, शेयर, और किसको, इसको मैंने बेच दिया। कब सेल किया, आज सेल किया तो मेरे पास कितना रुपए आ जाएगा, मेरे पास 500 रुपए आ गए। कोई दिक्कत, आज 500 रुपए मेरे जेब में है, चाहो तो मैं उसको इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट भी कमा सकता हूं, वो बाद में समझेंगे। आज 500 मेरे जेब में आ गया। ठीक 3 महीने बाद श्याम आया मेरे पास, बोलता भाई शेयर तो दो। मैंने कहा शेयर दे। 3 महीने बाद रेट कितना हो जाएगा, 400 रुपए। तो 400 रुपए में ये वाला शेयर मार्केट से खरीदूंगा 400 रुपए में, और ये शेयर किसको दे दूंगा, श्याम को दे दूंगा। मैंने कहा भाई खेल खत्म। बताओ मैंने कितने में बेच दिया शेयर, 500 में बेच दिया आज, और कितने में खरीदा, 400 में। कितने का फायदा हो गया, 100 रुपए का। हालांकि बीच में बहुत सारे चार्जेस है, उसकी मैंने बात नहीं किया, पर अभी यहां दिख रहा है ना, मैं जो बोल रहा था क्या वो हो गया। 500 रुपए में क्या किया मैंने, सॉरी कहां गया मेरा, 500 रुपए में बेचा, 400 में खरीदा। यही बात तो मैं बोल रहा था, शेयर उधार लेकर बेचा, इसको शॉर्ट सेलिंग बोला जाता है, शॉर्ट सेलिंग। थोड़ी थोड़ी बातें कर ले धीरे धीरे। शॉर्ट सेलिंग में होता क्या है, मेरा नाम क्या है सर, राम है ना आपका नाम, नहीं अच्छा वाला नाम क्या है, मेरा नाम है शॉर्ट सेलर, ठीक। और सर इसका नाम क्या, श्याम का नाम क्या, स्टॉक लैंडर, स्टॉक लैंड कर रहा ना, स्टॉक लैंडर। तो शॉर्ट सेलिंग एक्टिविटी में होता क्या, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है कि कम होने वाला, फ्यूचर में कम होने वाला। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो बेयरिश है, आपको ऐसा लगता है कि प्राइस कम होने वाला है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते, उस कंडीशन में आप जाते हो इसके पास, स्टॉक लेंडर के पास, उससे बोरो करते हो, शेयर बोरो किया और उसको बेच देते हो करंट मार्केट प्राइस पे, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव व्यू क्या होता, ताकि हम फ्यूचर में इसको सस्ते में खरीद लेंगे और सस्ते में खरीद के हम रिटर्न कर देंगे, किसको, स्टॉक लेंडर को रिटर्न कर देंगे। बस ये जो एक्टिविटी होती है इसको बोला जाता है शॉर्ट सेलिंग। हालांकि श्याम को लैंडिंग चार्जेस देना होता है, लैंडिंग चार्जेस, ठीक है भाई, उससे हम स्टॉक बोरो कर रहे हैं ना, फ्री में तो नहीं देगा ना, तो कुछ ना कुछ पैसे देने होते, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में कि क्या देने होते हैं। समस्या एक चीज की आती है बस, जिस भी कंपनी का, रिलायंस का हम शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं और किसी कंपनी ने बीच में डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया, डिविडेंड, तो ये डिविडेंड मान लो यहां से यहां शॉर्ट सेलिंग की एक्टिविटी चालू हुई और यहां खत्म हुई और यहां डिविडेंड बीच में अनाउंसमेंट हुआ, डिविडेंड। तो सवाल ये है कि डिविडेंड किसको मिलेगा, सोच के बताना। बीच में डिविडेंड दिया कंपनी ने, डिविडेंड किसको मिलेगा, राम को मिलेगा कि मोहन को मिलेगा कि श्याम को मिलेगा। चलो जल्दी से जल्दी जवाब दो, सोच समझ के जवाब देना, डिविडेंड किसको मिलेगा। क्या लगता है सर, राम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता मिलने का। बिल्कुल, राम को क्यों मिलेगा, राम के पास कभी शेयर था ही नहीं, यहां से लेकर इधर दे दिया। अब सवाल बस दो के, इसको मिलेगा कि इसको मिलेगा। सर श्याम को मिलेगा ना डिविडेंड। श्याम के पास मतलब क्या, मोहन पागल दिख रहा है आपको, भाई साहब उसने शेयर खरीदा है, उसको नहीं मालूम कि शॉर्ट सेलिंग कर रहे कि क्या कर रहे, उससे कोई मतलब नहीं। उसने शेयर खरीदा है तो कंपनी वालों से कहेगा शेयर मेरे पास है साहब, मुझे डिविडेंड चाहिए। डिविडेंड तो मोहन को ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। अब श्याम को बहुत गुस्सा आ रहा है। श्याम को क्यों गुस्सा आ रहा हो, बोलेगा राम भाई ठीक है, आप मैंने शॉर्ट सेल किया, ओके बात समझ में आती है, आपने मुझे पैसे दिया यहां तक, लेकिन जो डिविडेंड है उसका तो नुकसान है ना। और डिविडेंड कौन देगा, कंपनी तो मना कर देगी, कंपनी तो भगा देगी, कहेगी आपके पास शेयर ही नहीं है, हम क्यों दे डिविडेंड, डिविडेंड कौन देगा। तो राम कहता भाई सुनो सुनो श्याम, रो मत, डिविडेंड मैं ही दूंगा, चिंता मत करो, डिविडेंड मैं दे दूंगा ना, आपको कोई टेंशन नहीं। इट मीन्स अगर डिविडेंड अनाउंसमेंट, डिविडेंड मिलता है तो श्याम को राम कंपनसेट करेगा, किसको, श्याम को, किस चीज का, डिविडेंड का, ठीक। तो देखा जाए
राम को फायदा कब होगा? राम को फायदा कब होगा? जब शेयर का प्राइस गिरेगा तो राम को फायदा। राम को लॉस कब होगा? दो लॉस, एक तो भाई साहब प्राइस बढ़ गया तो एक वो लॉस हो जाएगा, और दूसरा अगर किसी कंपनी ने बीच में डिविडेंड दे दी तो राम को लॉस हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आती है? तो फाइनली बात खत्म करें। शॉर्ट सेलिंग क्या स्पेकुलेशन हो रहा है? यस, स्पेकुलेटिव एक्टिव है, स्पेकुलेशन है ये। और स्पेकुलेशन में क्या हो रहा है, इसको क्या लग रहा है कि जो बुलिश है, बुलिश की बेरिश, एक बार रीड तो करते ही क्या लिखा है शॉर्ट सेलिंग। ये इसको बोलते हैं स्टॉक लैंडिंग एंड बोरिंग स्कीम, SLBS बोलते। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लें। शॉर्ट सेलिंग इज अ स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, इज डिजाइन टू मेक प्रॉफिट कमाने के लिए ही स्पेकुलेटिव एक्टिविटी हो रही है। और आपको क्या लग रहा है? बियरिश प्राइस एक्सपेक्टेशन, मतलब आपको क्या लग रहा है, प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा? सर प्राइस कम होगा। आगे एक्सप्लेनेशन का मतलब स्टोरी बताओ कि कौन? राम, मोहन, श्याम। इन शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलर बोरो स्टॉक फ्रॉम स्टॉक लेंडर, इसे श्याम से स्टॉक बोरो करेंगे और इसको बेच देंगे किस पे? करंट मार्केट प्राइस पे बेच देंगे। और व्यू क्या रहेगा कि हम इसको बाद में खरीद लेंगे किस प्राइस पे? लोअर प्राइस पे। और स्टॉक लेंडर को क्या कर देंगे? हम वापस कर देंगे। पैसा कहां से आएगा? रिटर्न। फायदा क्या? फायदा यही है कि भाई प्राइस क्या हो? डेप्रिसिएशन, ये फायदा है। और एक फायदा है, जो शेयर मैंने उधार लिया था उसको मैंने बेचा, उससे जो 500 रुपया इसको बैंक में जमा करके इंटरेस्ट कमा सकता हूं ना, तो इंटरेस्ट ऑन सेलिंग अमाउंट। ठीक। लॉस क्या होगा? रिस्क या लॉस। प्राइस एप्रिसिएशन होगा तो लॉस होगा। इसके अलावा डिविडेंड अगर बीच में अनाउंसमेंट हुआ तो जो शॉर्ट सेलर है वो कंपनसेट करेगा डिविडेंड अमाउंट किसको? स्टॉक लेंडर को। और स्टॉक लैंडिंग चार्जेस देना पड़ेगा, कुछ पैसा किराया तो देना पड़ेगा ना यार इसका। लीगल स्टेटस, क्या शॉर्ट सेलिंग परमिटेड है? शॉर्ट सेलिंग परमिटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ना, शॉर्ट सेलिंग की वजह से पूरा शेयर मार्केट डाउन हो सकता है। अगर मुझको ऐसा लग रहा है कि यार प्राइस कम हो सकता, तो मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूं तो मेरे जैसे ना जाने, तो बहुत प्रॉब्लम है शॉर्ट सेलिंग में। इसलिए वैसे तो देखा जाए शॉर्ट सेलिंग इज प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल साफ साफ मना, क्योंकि पूरा की पूरा इकोनॉमी गिरा देते हैं। सम कंट्री लाइक यूएस। सर कैसे होता है? एक बात बताऊं, शॉर्ट सेलिंग से शॉर्ट सेलर को कब फायदा है? प्राइस बढ़ने से कि प्राइस कम होने से? प्राइस कम होने से। अगर मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट सेलिंग कर रखा हूं, अरबों रुपए लगा रखा हूं, अरबों रुपया, तो मैंने, और वो भी शॉर्ट सेलिंग कर रखा हूं, तो मुझे फायदा कब होगा? जब प्राइस गिरेगा। अब प्राइस गिरने के लिए हो सकता मैं बम ब्लास्ट करवा दूं स्टॉक एक्सचेंज में। अगर मैं कहीं बम ब्लास्ट करवाता हूं तो क्या प्राइस गिरेगा? यस। और क्या प्राइस गिरने से मुझे फायदा हो जाएगा? यस। मुझे बम ब्लास्ट से क्या कितना नुकसान हो रहा पब्लिक का वो अलग मैटर, पर मेरा ऑब्जेक्टिव तो, सॉरी ये सारी बात यहां नहीं करनी चाहिए, पर ऐसा होता है, इसलिए शॉर्ट सेलिंग क्या है, मना किया सम कंट्री में। जैसे यूएस में अलाउ नहीं है, पर इंडिया में अलाउ है, पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन के साथ अलाउ है। इंट्राडे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इंट्राडे तो शॉर्ट सेल वैसे ही कर सकते हो, इंट्राडे में तो आप करते ही हो। मैं बात कर रहा हूं बहुत ज्यादा समय के लिए भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, वो ब्रोकर है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उसके साथ साथ अलाउ है। हमें वो सारी बातों में नहीं पढ़ना है। और इसको कौन? SLBS करके सेबी है, वो रेगुलेट करता शॉर्ट सेलिंग की एक्टिविटी को। शॉर्ट सेलिंग से क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन देखना जरूरी है, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यही छोड़ा था, बड़ा क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन आया था एग्जाम में। सर कौन से एग्जाम में आया था? ये ओल्ड सिलेबस में आया था, आपके न्यू सिलेबस में आया नहीं, पर आपको आ नहीं सकता, मैं ये नहीं कह सकता, आ सकता है। कब आया था ये? जनवरी 2021 में। तो इस क्वेश्चन को देख ले, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, सॉल्यूशन आपके पास में है, पर मुझे थोड़े अपने तरीके से प्रेजेंटेशन करवाना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन पढ़े तो सही कि क्या लिखा। लिखा मिस्टर ए इज होल्डिंग 1000 शेयर्स। मिस्टर ए ने 1000 शेयर होल्ड कर रखा है, फेस वैल्यू है 100 रुपए,
और किसका? ऑफ मैसर्स एबीसी लिमिटेड। कोई एबीसी लिमिटेड है, उस कंपनी के शेयर्स होल्ड करके रखा। ही वांट्स टू होल्ड दिस शेयर फॉर लॉन्ग टर्म। इंपॉर्टेंट है। मिस्टर ए क्या चाहता है कि यार वो भी उसी के जैसा था, मुझे विश्वास है एबीसी लिमिटेड पे, मुझे विश्वास है। तो उसी विश्वास पे, जैसे मुझे रिलायंस पे विश्वास था राम को, वैसे इसको एबीसी लिमिटेड पर विश्वास, और कोई इंटेंशन नहीं है इसका फ्यूचर में सेल करने का। यही तो आप शॉर्ट सेलिंग एक्टिविटी। मतलब मिस्टर ए जो है उसके पास ऑलरेडी शेयर है, होल्ड करके रखा। ऑन 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 मैसर्स XYZ, कोई XYZ लिमिटेड होगा, कोई होगा, जैसे था ना मैं छोड़ो ना, कोई होगा XYZ, वो चाहता है कि शॉर्ट सेल करे कौन सी कंपनी के शेयर? एबीसी लिमिटेड के शेयर। और वो किसके पास पहुंच गया? मिस्टर ए के पास पहुंच गया। और मिस्टर ए से बोला प्लीज मुझे उधार दोगे क्या? अंडर SLBC फॉलोइंग टर्म। अब मिस्टर ए के पास जो ऑलरेडी शेयर्स है उससे उनसे उधार मांगा जा रहा, प्लीज उधार दे दीजिए। ठीक है जी। शेयर जो बोरो किए जाएंगे कितने मंथ? 3 मंथ के लिए। कब से? 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020, 3 महीने के लिए बोरो किए जा रहे हैं शेयर्स। लैंडिंग चार्जेस दिया 1% लैंडिंग चार्जेस लिया जा रहा है। इट मीन फ्री में काम नहीं हो रहा भाई, शेयर उधार ले रहे तो हम पैसे भी देंगे ना। और कितना दे रहे हैं? बोले 1% देंगे। पर 1% किसका? बोले पैड जो होगा वो हर महीने पैड होगा, हर महीने। और किसका? क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक, क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक कोटेड इन स्टॉक एक्सचेंज। हम इनसे कह रहे हैं, किससे? मिस्टर ए प्लीज हमें शेयर उधार दे दीजिए 3 महीने के लिए। हर महीने के अंत में जो भी शेयर का प्राइस होगा उसका हम 1% आपको लैंडिंग चार्जेस देंगे। और हालांकि इनके पास शेयर्स कितने? 1000, तो 1000 शेयर्स है, हम 1 शेयर का निकाल लेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर मांगेगा तो। ठीक है। अब उसके अलावा बैंक गारंटी विल बी प्रोवाइडेड एज कोलेट्रल फॉर द वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2020। मतलब सर ये क्या चीज है? देखो भाई, ये है मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए, इनसे मैं शेयर उधार ले रहा हूं। अब मैं शेयर उधार लूंगा तो मैं शेयर वापस करूंगा कि नहीं करूंगा, इस बात की क्या गारंटी? सवाल तो वही है ना। आपके भी मन में, जब मैं राम श्याम मोहन वाली स्टोरी सुना, आपके मन में आया होगा ना 3 माह बाद भाई खरीद के वापस करेगा कि नहीं करेगा आदमी? दिक्कत तो यही है। तो हमने कहा अब चिंता मत करो मिस्टर ए, बैंक वाले से हम बोल देते, बैंक आपको गारंटी दे देगा। खुश? बैंक की बात तो मानोगे ना, हमारी बात नहीं। बैंक वाला तो सर, बैंक वाला क्यों बोलेगा भाई? बैंक वाले को मैं फीस दूंगा कि प्लीज आप गारंटी दे दो। अब तो ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। तो बैंक गारंटी विल बी, और बैंक वाले को जब मैं बोलूंगा कि प्लीज आप गारंटी दे दीजिए तो वो पैसे लेगा मुझसे पैसे लेगा कि मैं गारंटी दे रहा हूं, बदले में आपको फीस देना पड़ेगा। मैंने कहा मैं देने को तैयार हूं। बोले फीस क्या? बोले आप देना जो वैल्यू है ना, वैल्यू 1 जनवरी 2020 को ही तो मुझे गारंटी देना पड़ेगा पहले दिन। तो बोले उस पर आप दे देना चार्जेस। चार्जेस बताएगा आगे। और कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी कितना? 8% पर एनम, वो निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है। इसके अलावा 29 फरवरी को डिविडेंड, यही तो आना चाहिए 25%। ये लो भाई, ये बीच में डिविडेंड अनाउंसमेंट हुआ 25% डिविडेंड। और डिविडेंड कभी भी किसका निकाला जाता है सर? फेस वैल्यू का। और फेस वैल्यू कितना? ₹100। 100 कहाँ लिखा है? ये लिखा है ₹100 फेस वैल्यू। ठीक है। डिविडेंड अनाउंसमेंट हुआ, ये तो बर्बादी वाली बात है यार। ठीक। अब क्लोजिंग प्राइस ऑफ मेसर्स एबीसी लिमिटेड का शेयर का स्टॉक एक्सचेंज में क्लोजिंग प्राइस ये हो गया। बोले 1 जनवरी को जो मार्केट प्राइस था हुआ था 1000, फेस वैल्यू नहीं, मार्केट प्राइस था 1000। बोले 31 जनवरी को क्लोजिंग प्राइस, या तो भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बुलिश दोनों कैसे? बुलिश नहीं आएगा, ये बेरिश आएगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अलग अलग कंडीशन। बोले 29 फरवरी को ये भी प्राइस हो सकता है, ये भी प्राइस हो सकता है, और मार्च में ये भी प्राइस हो सकता है, तो ये भी। हमें तो इन प्राइस से मतलब है साहब, इन प्राइस से, बीच वाले प्राइस से मतलब नहीं है। लेकिन हमें लैंडिंग चार्जेस देना है ना, उसके लिए ये प्राइस काम किया। नहीं तो हमें तो क्या, हमें तो 3 महीने बाद शेयर खरीद के वापस करना है। और 3 महीने बाद या तो प्राइस ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, 2 ही तो प्राइस हो सकता है। पर वो लैंडिंग चार्जेस कैलकुलेट करना ना, उसके लिए ये वाले प्राइस बताया उसने। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट, पहले नंबर पे क्या मांगा है?
अर्निंग ऑफ मिस्टर ए, यही वाला ना पहला क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें लग रहा है कि अब हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, ठीक है। अर्निंग निकालना है किसकी? मिस्टर ए की। मिस्टर ए कौन था यार? मिस्टर वो था जिसने शेयर होल्ड करके रखा था जबरदस्ती, उसे वो किराए पे दे रहा था। तो लैंडिंग चार्ज निकालना है थ्रू स्टॉक लैंडिंग स्कीम इन बोथ द सिनारियो। सिर्फ लैंडिंग चार्ज, डिविडेंड इनकम नहीं, सिर्फ लैंडिंग चार्ज। क्या निकालना? अर्निंग निकालना। अर्निंग, अर्निंग कौन सा? सिर्फ लैंडिंग स्कीम के थ्रू अर्निंग निकालना। किसका? मिस्टर ए का। तो चलो काम करें। पॉइंट नंबर 1, अर्निंग ऑफ मिस्टर ए। और अर्निंग शेयर से नहीं बोल रहा, सिर्फ लैंडिंग स्कीम से। लैंडिंग स्कीम से, ठीक है। मार्केट कितने हो सकते हैं? 2। ये हो सकते हैं बुलिश, या क्या बोल रहा है, बियरिश। प्राइस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, अलग अलग सिनारियो। अब अलग अलग रेट में लैंडिंग चार्ज से निकालना पड़ेगा आपको। 31 जनवरी को 1020 980 भी परसेंटेज कितना? 1%। एक 1080 का 1%, तो सर ये हो गया 10.80। ठीक है। दूसरा क्या था? 980 था क्या यार? 980, 980 का 1%, तो 9.80। ठीक। उसके बाद 29.5, 1040 960, 1040 का 1%, 960 का 1%। उसके बाद 31 मार्च क्या क्या प्राइस हो सकता है? 1050 और 940। ठीक है। तो टोटल मिलाकर लैंडिंग चार्जेस के थ्रू इनकम कितनी हो रही है? 10 रुपए 80 पैसे ये मिलेगा, प्लस 10 रुपए 40 पैसे ये मिलेगा, प्लस 10 रुपए 50 पैसे ये मिलेगा। तो टोटल मिलाकर एक शेयर पर इनकम हो रही है 31.7। 9.8 प्लस 9.6 प्लस 9.4, तो यहाँ इनकम हो रही है ₹28.80। ठीक। पर शेयर इनकम, पर शेयर अर्निंग पर शेयर। मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स है? 1000। 1000। तो बताओ अर्निंग्स कितना आ गया? यहाँ अर्निंग्स आ गया 28,000, और यहाँ अर्निंग्स आ गया ₹31,000। ये आ गया टोटल अर्निंग्स। टोटल अर्निंग्स नहीं, स्टॉक लैंडिंग स्कीम के थ्रू अर्निंग्स। दूसरे नंबर पे क्या मांगा? पॉइंट नंबर 2, टोटल अर्निंग बताओ मिस्टर एक। तो टोटल अर्निंग में इसको क्या क्या मिलेगा? एक तो लैंडिंग चार्ज मिलेगा और डिविडेंड मिलेगा मिस्टर एक को। सब बैंक गारंटी इसको नहीं मिलेगा,
मिस्टर ए को नहीं मिला, बैंक गारंटी तो जो बोरोवर है वो किसको देगा, बैंक वाले को देगा। मैं मिस्टर ए को तो मतलब सर इसमें डिविडेंड इनकम और जोड़ देना, बस बात खत्म। पॉइंट नंबर 2 देख लेते। टोटल अर्निंग और मिस्टर ए, और सर शेयर का प्राइस बढ़ा या कम हो उससे मिस्टर ए को कोई मतलब नहीं, उसको शेयर का शेयर वापस मिल रहा है, ठीक है। दो अलग अलग सिचुएशन हो सकता है, एक कौन सा है बुलिश, एक कौन सा है बियरिश। तो लैंडिंग चार्जेस पर शेयर के हिसाब से कर लेते हैं, निकाला लाइन 31.7 28.8। ठीक, प्लस डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड इनकम ए को मिलेगी, डिविडेंड इनकम तो उसको मिलेगी जिसको शेयर बेचा गया। हाँ, पर इसको कंपनसेट करेगा ना जो भी स्टॉक बोरोवर है, वो कंपनसेट करेगा डिविडेंड। ₹100 का 25% और डिविडेंड पर एनम ऐसा नहीं होता कि डिविडेंड 3 महीने का कितना डिविडेंड मिलता, तो एक साथ मिलता। ठीक है सर, 25 अच्छा यूज नहीं करना, कितना हो गया 31.7 प्लस 25, तो ये हो गया सर ₹56.70, 28.80 प्लस 25 ₹53.80। ये क्या गया टोटल अर्निंग पर शेयर, टोटल अर्निंग पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स 1000। तो यहां जो आएगा उसको क्या नाम दिया जाएगा, टोटल अर्निंग्स 56.7 इंटू 1000 रुपीज 5,56,700 और 53.8 इंटू 1000 रुपीज 53,800। ठीक है जी, ठीक है सर। और क्या बचा है इसके अलावा, ये भी हो गया, ये भी। पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस टू मेसर्स XYZ। XYZ कौन है साहब, जो शॉर्ट सेलिंग कर रहा था। तो बोले बताइए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है बाय शॉर्टिंग द शेयर्स यूजिंग थ्रू स्टॉक लैंडिंग स्कीम इन बोथ द सिनेरियो। अब किसके एंगल से बात करो, जिसने शॉर्ट से, अब देखो उसका लॉस देख ले एक बार। पहली बात, उसने खरीदा है और बेच दिया, तो उसको जो पैसा मिला होगा उसको इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमाया जा सकता, पर उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर ठीक है, इनसे मैंने बोरो किया तो इनको देना पड़ेगा लैंडिंग चार्जेस। हाँ, उसके अलावा बैंक वाले को गारंटी, और अगर प्राइस अब कम होना चाहिए, कम होगा तो सस्ते में खरीद के निपटा दूंगा मैं, तो फायदा हो जाएगा, तो वो देखना पड़ेगा वो सारी चीजें। और डिविडेंड अलग है, ठीक है, डिविडेंड के मैटर पे तो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, तो मुझे क्या निकालना, प्रॉफिट लॉस किसके लिए, स्टॉक लेंडर के लिए, प्रॉफिट लॉस टू मिस्टर XYZ। पॉइंट नंबर 3 कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और
लॉस टू मैसर्स XYZ लिमिटेड, ये प्राइवेट लिमिटेड चल। दो सिनारियो कौन कौन से हैं, एक बुलिश और एक कौन सा बियरिश। तो पहले ले लेते प्रॉफिट और लॉस ऑन शेयर। शेयर पे प्रॉफिट और लॉस देखना पड़ेगा। बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, सुना। खरीदा और बेचा, 1000 रुपए आए, 1000 रुपए बुलिश में, और वापस खरीद के लौटाना पड़ेगा। कितना हो गया, 1050। सर 50 रुपए का लॉस है, दिख रहा है सर, 50 का लॉस है। यहाँ की बात करो, 1000 में बेचा, अब 940 में खरीद के वापस कर दिया। सर यहाँ प्रॉफिट है कितने का, 60 का प्रॉफिट है। एक जगह 50 का लॉस है, एक जगह 60 का प्रॉफिट है। ठीक है, $1000 माइनस 1050, 50 रुपए का लॉस, और 1000 माइनस 940, 60 रुपए का प्रॉफिट। कोई बात ही नहीं इसमें, तो आपको पता है। दूसरा, इसको क्या देना पड़ेगा, लैंडिंग चार्जेस। और लैंडिंग चार्जेस तो आपने निकाला हुआ ऑलरेडी, 31.7, 28.8। और सर इसके अलावा क्या देना पड़ेगा, इसके अलावा बैंक गारंटी। अब बैंक गारंटी कितना देना, बस उसको ध्यान से। बच्चों के डाउट आए हुए सर बैंक गारंटी का कैलकुलेशन कैसे हुआ, तो दिख रहा है ना भाई कि बैंक गारंटी किधर गया है यार। देखो क्वेश्चन में पढ़ो, 8% पर एनम लिखा है, साफ साफ पर एनम लिखा है 8%। और पर एनम बोले किस प्राइस पे निकालना पड़ेगा, 1000 एक शेयर का प्राइस, एक 8% पर एनम निकालेंगे अमाउंट, बोले किस पे। तो भाई बैंक वाला गारंटी दे रहा तो इसी प्राइस पे देता होगा ना। पर फिर भी क्वेश्चन में लिख दिया है कि जो बैंक गारंटी है वो वैल्यू देख लेना आप। वैल्यू कब का, बोले जनवरी 2020 का वैल्यू। तो अगर मैं बैंक गारंटी की बात करूं अगर, तो चाहे बुल हो चाहे बेरिश, कितना, 1000 रुपए का 8% पर एनम लिखा है, 3 महीने का 3/12, ये हुआ ना। 1000 इंटू 8% इंटू 3/12, तो आंसर आ जाएगा कितना बैंक गारंटी का, 20 रुपए पर शेयर। एक शेयर पे 20 रुपए का बैंक गारंटी लगेगा। तो ये बात भर बच्चों को समझ में नहीं आई थी। कैसे निकाला जा रहा है, 1000 का 8% इंटू 3/12, 20 रुपए ना यार। अब बस आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। क्लास में ब्रेक ले लेंगे, पर ये क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन ये है, डिविडेंड इसमें आएगा कि नहीं आएगा। सोच समझ, जितना भी कॉन्सेप्ट पड़ा, डिविडेंड आएगा कि नहीं आएगा, चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश। 25 रुपए जो डिविडेंड है, अब सुना, इनसे मैंने शेयर उधार लेके तो इनको बेच दिया। कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, वो क्या वो मुझे मिलेगा, नहीं। क्या वो सामने वाले को मिल जाएगा, यस। पर ये जो भाई साहब, इसको मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा ना, यस। डिविडेंड का कंपनी मुझे नहीं दे रही भाई। कुछ बच्चों का को मैंने कहा था तो बोलते थे सर आपको तो कंपनी से मिलेगा, आप इधर देंगे तो वो नलीफाई होगा। कैसे नलीफाई हो गया, मुझे थोड़ी डिविडेंड मिल रहा, किसी और को मिलेगा जिसको मैंने बेचा है। तो क्या डिविडेंड इसमें आना चाहिए, यस। डिविडेंड में मेरा लॉस है भाई, डिविडेंड, यही तो हमने पढ़ा है। ICAI ने सजेस्टेड में डिविडेंड नहीं लिया। और सर आप कैसे चलोगे, मैं पूरी तरह से ICAI की ही तरह चलूंगा। डिविडेंड मेरे हिसाब से लेना चाहिए था, पर मेरे हिसाब से काम नहीं होगा, तो मैं खत्म कर दूंगा यही। ठीक है जी, ओके सर। तो 31.7 प्लस 20 माइनस 50, तो सर यहाँ 1.7 का प्रॉफिट है। अच्छा देख लो, नहीं ये तो लॉस है, बैंक गारंटी, ये सब के सब चार्जेस ही है, कोई प्रॉफिट तो हुआ नहीं, सब जुड़ेगा, ये सब जुड़ेगा। ठीक है, ओके सर। तो गलत कैलकुलेशन हो रहा था।
50 प्लस 31.7 प्लस 20, तो 101.70 का लॉस है। लॉस यहां देख लेते हैं, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा ना। 60 का प्रॉफिट है, माइनस देना पड़ेगा 28.8, माइनस देना पड़ेगा 20, तो यहाँ प्रॉफिट है मेरा 11.20। हालांकि डिविडेंड भी 25 माइनस होता तो और लॉस हो जाता। इनटू नंबर ऑफ शेयर्स 1000, तो यहाँ आ गया लॉस 101.7 इंटू 1000, तो यहाँ लॉस हो गया ₹101,700। 1000 इंटू 11.20, तो 11,200 रुपए का यहाँ क्या हो गया। बस हर चीज से खुश हूं मैं, इस क्वेश्चन में एक ही चीज से खुश नहीं हूं, क्योंकि यहाँ डिविडेंड ऐड होना चाहिए। अगर आपकी कुछ भी ओपिनियन है कि आपको ऐसा लग रहा नहीं कि एक तो यार हमको तो कंपनी से मिल जाएगा, हम दे रहे तो ये नलीफाई हो गया, ऐसे नहीं है। ठीक है, चलना अगर ये क्वेश्चन आता तो चलना इसी के हिसाब से पड़ेगा, ICAI। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद नए कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। तो ठीक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ब्रेक 10 मिनट।